चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एम्बुलेंस की शुरुआत। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा, बच्चों को लेकर नहीं की जाएगी लापरवाही। अस्पताल में लगाए जा रहे 596 बेड। ईस्ट एमसीडी के मुख्यालय में नेता विपक्ष और आप पार्षदों ने मेयर के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, जल्द दी जाए सफाई कर्मचारियों और डॉक्टर्स को वेतन। जीटीबी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल लगातार जारी। निर्माण भवन पर डॉक्टर्स कर रहे विरोध प्रदर्शन। मरीजों को हॉस्पिटल में वापस लौटाया जा रहा है, इलाज के लिए भटक रहे मरीज। गांधीनगर में जीएसटी बढ़ने से कपड़ा व्यापारी नाराज। 5% से बढ़ाकर 12% की जाएगी जीएसटी। गरीब वर्ग पर पड़ेगा गहरा असर। पूर्वी दिल्ली के स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या में हो रहा इजाफा। स्कूल प्रशासन कर रहा कोरोना नियमों का पालन। रोल नंबर के ऑड इवन से बुलाया जा रहा बच्चों को स्कूलों में। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी के चाचा नेहरू बाल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, जिसके मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चाचा नेहरू बाल हॉस्पिटल बच्चों का अस्पताल है। इस मौके पर सत्येंद्र जैन ने कहा कि यहां पर 596 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा, जिसका निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते सभी अस्पतालों में तैयारी की जा रही है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही ना हो। इस मौके पर विधायक एसके बग्गा ने कहा कि अस्पताल देश के नंबर 1 अस्पताल के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर आज एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। आज चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अंदर एम्बुलेंस सर्विस का उद्घाटन किया जा रहा है। एक नई एम्बुलेंस यहाँ पर दी गई है, डोनेट की गई है, उसको स्टार्ट किया है। सर देखिएगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। यहाँ पर पहले सुविधा पूरी नहीं थी। आज ये किसी एनजीओ ने डोनेट करके, जिसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री जी खुद आए हैं, तो बड़ा अच्छा विषय था ये और बड़ा अच्छा लगा मेरे को। बच्चों की सेफ्टी के लिए लेके आना, घर पहुँचाना कन्वीनियंस नहीं मिलती कई बार, तो मैं धन्यवाद करूँगा मंत्री जी का भी और उस एनजीओ का भी धन्यवाद करूँगा जिसने ये डोनेट ऐसा शुभ कार्य किया। तो सारी सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर। एक ऐसा हिंदुस्तान का अस्पताल ऐसा ही है कि सभी पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं इलाज के लिए। मैं आता रहता हूँ यहाँ पर, वीकली 15 दिन बाद भी राउंड लेता हूँ, तो लोगों से मिलता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को यहाँ देखकर। यहाँ की एमएस वगैरह बहुत अच्छी हैं। यहाँ एम्बुलेंस का इंतजाम करा के बच्चों की सेवाओं के लिए जो नेक काम किए, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल चाचा नेहरू का बनने जा रहा है। सामने भी में 600 बेड के लगभग और हो जाएंगे। यहाँ की कृष्ण नगर की विधानसभा की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ईस्ट एमसीडी में सफाई कर्मचारियों और डॉक्टर्स और नर्सों के वेतन न मिलने पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी दौरान एडीएमसी मुख्यालय में भी विपक्ष ने नगर निगम पर हमला बोला। नेता विपक्ष मनोज त्यागी की अगुवाई में आप पार्षदों ने धरना दिया और धरने में विपक्ष का कहना है कि निगम कर्मचारी, टीचर्स और डॉक्टरों को वेतन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर धरना दिया गया और कहा गया कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन दिया जाए। करोड़ों रुपए के ठेके देने के लिए पैसे हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए पैसे हैं, तमाम जो उलझुल तरीके से उनकी जेबों में पैसा जाता है उसके लिए पैसा है। लेकिन जब कर्मचारियों की तनख्वाह देने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के जेब से पैसा खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी पे पैसा खत्म हो जाता है। सम्मानित कोर्ट फैसला देती है तो लगातार बीजेपी की एमसीडी को फटकार लगती है कि जब आपका कोई पैसा बकाया नहीं और आपको पता नहीं है कि किस तरीके का पैसा है या कौन से फंड का पैसा है या किस बजट से किस हेड का पैसा है, तो फिर आप पैसा मांगते क्यों हैं? ये बार बार वहां से फटकार सुन करके आते हैं। दिल्ली सरकार को फटकार कभी नहीं लगी इस मामले में। और दूसरे जो कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों की तनख्वाह की बात है, हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है, यहाँ बैठे हम बार बार मेयर साहब से कह रहे हैं, हम रिक्वेस्टली भी कह रहे हैं कि मेयर साहब बहुत सम्मान पूर्वक इन कोरोना वॉरियर्स की तनख्वाह दे दी जाए। अगर आपने तनख्वाह नहीं दी तो हमें जिस भी हद तक संघर्ष में जाना पड़ेगा, चाहे हमें आमरण अनशन करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं।
रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल अब हॉस्पिटल की जगह निर्माण भवन में भी शुरू कर दी है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मांगें पूरी की जाएं। हालांकि रेजिडेंट डॉक्टर ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को देने से पहले ही इनकार कर दिया था, जिससे मरीजों को इलाज मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। आपको बता दें कि अस्पताल में पिछले 2 दिनों से एक मरीज अपने एक्सरे के लिए चक्कर लगा रहा है, जिसे अब एक्सरे मशीन खराब होने का हवाला देकर 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा गया है। वहीं कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से एडमिट नहीं किया जा रहा है। DTV गुरुतेग बहादुर में डॉक्टर ने चेक करा था, कल हम आए थे तो उन्होंने एक्सरे के लिखा था आज के लिए, तो आज भी हम आए तो उन्होंने एक्सरे के लिए मना कर दी, कह रहे 1 हफ्ते बाद आना। अब बताओ उनको दिक्कत है, एक्सरे कुछ कर ही नहीं रहे यहाँ पर। अच्छा, आप आए या हड़ताल का कोई फर्क देखने को मिला डॉक्टर? कुछ फर्क नहीं है हड़ताल का यहाँ पर। एडमिट नहीं करा, बोला कि यहाँ स्ट्राइक चल रही है, डॉक्टर्स है नहीं, रेफर कर दिया एम्स के लिए। चेक किया था, इंजेक्शन लगाया, बाकी ऊपर भेजा एडमिट के लिए, वहाँ नहीं करा। इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बोल दे कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा, स्ट्राइक चल रही है। सर मैंने यहाँ पे पर्चा बनवाया, पहले मेरे से बोला गया, मैं इमरजेंसी के लिए लेके आया था इनको, तो इमरजेंसी में उन्होंने बोला पर्चा बना दिया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हाँ हम नहीं देखेंगे यहाँ। उसके बाद में मैंने यूँ बोलने लगा ओपीडी में बनवा लो, फिर मैंने ओपीडी का पर्चा बनवाया। इनका पर्चा बनाने के बाद में उन्होंने एक्सरे के लिए लिख दिया कि इतना इनका हिस्सा काम नहीं कर रहा। जो कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर व्यापारी वर्ग पूरी तरह से नाराज है। अशोक विहार रेजीमेड व्यापार एसोसिएशन के बल्ली का कहना है कि व्यापारियों में इस फैसले को लेकर गुस्सा है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। इससे व्यापार पर भी गहरा असर पड़ेगा। साथ ही गरीब तबके के लोग इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद पाएंगे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 से कपड़ों पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% हो जाएगा, जिसको लेकर कपड़ा व्यापारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री जो वर्तमान है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई कपड़े पर टैक्स जो है 12% होगा। अब सवाल है कि आम आदमी जो कपड़ा है उसकी ज़रूरत की चीज़ है, आपको खाना एक टाइम नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप एक समय खा लोगे, कम खा लोगे, लेकिन सभ्य समाज में कपड़े के बिना तो आदमी का जीवन नहीं है। चाहे कोई मध्यम वर्ग का है, गरीब है, अमीर है, वो अपनी हैसियत के हिसाब से कपड़ा खरीदता है, कपड़ा पहनता है, लेकिन सबके लिए ये ज़रूरी चीज़ है। तो हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी उसका विरोध जताया और सिर्फ कुछ मिलों की समस्या कि भाई जो बड़ी मिलें हैं जब वो कपड़ा बनाती हैं, जो मटेरियल उस पर लगता है, डाइज़, केमिकल और कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जिनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है, 18% टैक्स है, तो जब वो फिनिश गुड्स बनता है तो उस पर 5% टैक्स है, तो उनके रिफ़ंड बन जाते हैं। तो वो बार बार सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारे रिफ़ंड इतने पेंडिंग है, वो हमें मिलते नहीं हैं। अब उनके लिए सारे 130 करोड़ जनता को कपड़ा पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, ये कोई उचित नहीं है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को 6 से 12वीं तक के लिए खोल दिया है, लेकिन अगर बात करें स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की तो सरकारी स्कूल में 35% बच्चे पहुंच रहे हैं, वहीं प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चे पहुंच रहे हैं। जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने स्कूल में जाकर जायजा लिया तो देखा कि स्कूल प्रशासन कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहा है और बच्चे को जो है ऑड इवन नंबर से स्कूल में बुलाया जा रहा और जो बच्चे घर पर हैं उनकी क्लास ऑनलाइन चलाई जा रही है। साथ ही बच्चों को एक डेस्क छोड़कर बैठाया जा रहा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है। देखिए, स्कूल खुला, स्वाभाविक है कि बच्चों को आना चाहिए, लेकिन जितनी हमें आशा थी उतना रेस्पॉन्स नहीं है। मुझे लगता कहीं ना कहीं अफवाहों से ग्रसित हैं पेरेंट्स, उन्हें इससे ऊपर उभरना पड़ेगा। एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, एक स्टेप पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये प्रोग्राम सफल नहीं होगा और हम बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। कि जहाँ तक पालन होने का सवाल है वो 100% हो रहा है, लेकिन बच्चे तो मेरे ख्याल 30 या 40% ही आए हैं, नहीं आए हैं। कोशिश जारी, पूरी करके मानेंगे, नॉर्म्स को ध्यान में रख के ही स्ट्रेंथ को बुलाएंगे। पिछले दिनों पर्यावरण की दृष्टि से स्कूल बंद किए गए थे, क्योंकि पर्यावरण विभाग की फिर एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के स्कूल को यथावत खोलने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन स्कूलों में इस समय 6 to 8 एग्ज़ाम चल रहे हैं, 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बचा हमारे पास 9th और 11th।
तो 9th और 11th के बच्चे हमारे आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं है। कारण वही है कि अभी कोविड और नया जो अभी वेरिएंट आया है कोरोना का, ओमिक्रॉन, उसका भी भय है। देखिए, सरकार की कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम ऑड इवन के हिसाब से 50% के हिसाब से 6 से 12 वाले बच्चों को अपने को बुला रहे हैं, और उसी जो भी डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, बच्चों को एंट्री करते समय पर प्रॉपर उनका थर्मल स्कैनिंग की जाती है, सैनिटाइजर का यूज किया जाता है, सभी बच्चे मास्क लगा कर आते हैं। इस तरह से जो भी गाइडलाइंस का पालन हो सके और कोरोना से बचें। मोहल्ला क्लिनिक में 4 साल से कम उम्र के 16 बच्चों को दवाई दी गई थी, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही डॉक्टर्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले के बाद से विपक्ष ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मोहल्ला क्लिनिक पूरे तरीके से बंद होना चाहिए। दिल्ली सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही से गरीब लोगों को सुविधाएं कैसे मिलेंगी, ये सोचने वाली बात है। साथ ही आरोप लगाते हुए बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि नकली मोहल्ला क्लिनिक के नकली डॉक्टर ही लापरवाही से बच्चों की जान गई है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हमने तो पहले ही कहा था कि जो मोहल्ला क्लिनिक बन रही हैं इसका कोई औचित्य नहीं है। पहली बात तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं हैं और कंट्रैक्ट पे डॉक्टर्स रखे हुए हैं, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। उनको बर्खास्त कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। दूसरी बात है, जो दवाई डेक्सोमेथोर्फन कफ सिरप दिया गया बच्चों को, ये 3 साल से बच्चों को देना ही नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से तो ये कहते हैं 4 साल से ऊपर के बच्चों को, मैं कहता हूँ वो भी नहीं देना चाहिए। क्या गारंटी इस बात की कि 4 साल से ऊपर का बच्चा इसको पिएगा और बचेगा। 3 बच्चों की मौत हुई है कलवती सरन हॉस्पिटल में, और तीनों बच्चों को ये सिरप मिला है। इसने पॉइजनिंग का काम किया है। तो मैं समझता हूँ जो मोहल्ला क्लिनिक है, ये पैसा वेस्टेज हो रहा है। जो पहले डिस्पेंसरी 750 के करीब डिस्पेंसरी शीला सरकार ने बनाई थी हम लोगों ने, अगर उनको ही वेल डेवलप कर देते तो शायद मैं कह बताऊँ ये मोहल्ला क्लिनिक नाम की जो एक बद्दी इन्होंने डिस्पेंसरी बनाई है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। केजरीवाल सरकार की नालायकी और लापरवाही के चलते केजरीवाल द्वारा निर्मित नकली मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इलाज करते नकली अनपढ़ डॉक्टर, उनके चलते 3 निर्दोष मासूम बच्चों की जान चली गई। मासूम बच्चों को वो दवाई दे दी गई जो दवाई छोटे बच्चों को दी जाने के लिए कहीं पर भी रिकमेंडेड ही नहीं है। सीधे केजरीवाल सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। केजरीवाल सरकार में सीधे केजरीवाल को और उनके हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस क्लिनिक से दवाई दी गई थी उनके डॉक्टर्स को हटा दिया गया और जांच बैठा दी गई है। चेक करने में पता लगा ये जो बताया गया है, जो डीजीएच ने भी लिखा है कि 4 साल से कम बच्चों को दवाई नहीं देनी चाहिए थी। तो अभी जांच की जा रही है कि क्या 4 साल से छोटे बच्चे थे या ओवरडोज हुई है या कोई और चीज़ थी, जाँच के बाद। पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में मर्डर होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मकसूद के रूप में हुई है, जो लुधियाना का रहने वाला था और दिल्ली में रह रहा था। परिजनों का कहना है कि उनके रिश्तेदार मकसूद का गला दबाकर उसकी हत्या की गई। मकसूद और उसके मौसी के लड़के के बीच किसी लड़की को लेकर विवाद था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच कर रही है। और मेरा भाई मर्डर हुआ है और इश्तियाक और रोहिना दोनों मिलके मारा है। और ये इश्तियाक जो है हमारा मौसी का लड़का है। वो लड़की जो थी पहले मकसूद के साथ रहती थी, फिर वो 3-4 महीना पहले हमको सुनने में आया कि इश्तियाक के साथ आ गया, वो मिलके दोनों मारा है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान पर पलटवार करते हुए मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि साल का 245.93 करोड़ रुपए मिलना था, जिसमें पहली बार फंड सही मिला, वहीं दूसरी बार फंड ठीक नहीं दिया गया। 432 करोड़ रुपए मिलने थे, जिसमें से 308 करोड़ रुपए ही दिए गए। जब तक ये पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम वेतन देने में सक्षम नहीं हैं। डॉक्टर्स, टीचर्स भी कई विभाग की सैलरी हम नहीं दे पा रहे हैं। ऊपर से मेयर से ना तो सिसोदिया और केजरीवाल कोई भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि एमसीडी में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। एमसीडी में भ्रष्टाचार की वजह से ही कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली सरकार का एमसीडी का कोई भी बकाया नहीं है। तीनों निगमों के 13,000 करोड़ रुपए बकाया के लिए कल हमने निर्माण विभाग से सचिवालय तक पैदल मार्च किया था। दुर्भाग्य की बात है कि
मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री है वहाँ पे मौजूद रहने के बाद भी 6 दिन पहले उनको जानकारी देने के बाद भी उन्होंने समय नहीं दिया। हमें इस साल का भी उनसे 245.93 करोड़ रुपए हमें उनसे लेना है। फर्स्ट क्वार्टर में जो 630 करोड़ रुपये टोटल देना था, 157 करोड़ रुपये उन्होंने 150 करोड़ दिया। सेकंड क्वार्टर में 315 की 194 करोड़ दिया। ये अलग अलग विषय हैं जिन पर वो देते हैं, चाहे सैनिटाइजेशन का हो, हेल्थ का हो और प्राइमरी एजुकेशन का हो। टोटल मिला के 245.93 करोड़ रुपये उन्होंने हमें शॉर्ट दिया है, जो इस साल का बकाया है। हम इसके लिए आंदोलनरत हैं। हम टीचरों की भलाई चाहते हैं। हमारे टीचर्स की हालत ये है कि उनके चूल्हे ठंडे पड़ गए। ईडीएमसी मुख्यालय में शहदरा नॉर्थ जोन और शहदरा साउथ जोन के चेयरमैनों ने भी जो है बजट पेश किया है और चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने कहा कि शहदरा नॉर्थ जोन काफी घनी आबादी वाला जोन है, जनता पर टैक्स का भार न पड़े, इसे ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। अभी तक साफ सफाई का काफी ध्यान दिया जा रहा है, ढलाव घरों को खाली कराया जा रहा है ताकि गंदगी ना फैले, नई पार्किंग बनाई जा रही है और साथ ही कहा कि वेलकम झील का भी काम 15 करोड़ की लागत से काम हो रहा है और अमृत योजना के तहत केंद्र से मिले फंड से ही काम हो रहा है। जो लोग गंदगी फैलाते हैं उनके खिलाफ चालान भी पैदा हो रहे हैं और सभी वार्डों पे उत्तरी क्षेत्र के अंदर लिफ्ट लगाने का कार्य करना है। इसका लगभग बजट 32 करोड़ 98 लाख है। ये कार्य प्रगति पर है। तो वेलकम झील का पुनरुद्धार, नवीनीकरण, सुधार हो रहा है। लगभग 15 करोड़ की लागत से पूरे दिल्ली शहर और पूरे एनसीआर के अंदर सबसे दर्शनीय स्थल बनने आ रहा है। निगम के ऊपर पहले ही इत्तेफाक करा हुआ है। दिल्ली सरकार फंडिंग दे रही है। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम के पांडव नगर रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार सवार ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की दोनों टांगें टूट गई। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी एक टांग काटने को कह दिया। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और साथ ही परिवार ने बताया कि पुलिस शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही और ना ही कोई ठीक से इलाज कराया जा रहा। बैरिकेड पे हम खड़े थे तो पीछे से गाड़ी आ रही थी, उनने उड़ा दिया। वो दिल्ली पुलिस का आदमी था, फुल नशे में। उसके बाद वो हॉस्पिटल लेके गए थे मेरे को। हेडग्वार से मना कर दी। जीटीबी लेके गए, जीटीबी से सफदरजंग वालों ने 3 दिन बाद ऑपरेशन करा तो उन्होंने टांग काटने की कह दी थी। अच्छा। गाड़ी वो याद नहीं है गाड़ी कौन सी थी। कर रहे हैं कार्रवाई, पता नहीं कैसी कर रहे हैं कैसी नहीं कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। ये 10 तारीख की रात को हुआ था। ये ठेकेदार इसके अमित के काम पे गया था और जिस दिन से लगे फ़ोन देखना तो छोड़ो, फ़ोन भी करके ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हाल है क्या नहीं है। हॉस्पिटल में देखो 10 दिन रह आए, कोई पता नहीं, कुछ नहीं पूछा उन्होंने हॉस्पिटल में, ना वैसे पूछा ना। अब हॉस्पिटल में हड़ताल हुई तो वहाँ से भी घर पे आ गए तो भी नहीं पूछा उन्होंने आके कि कैसे बात है क्या नहीं है। बहुत चोटें थी, सारी नसें इसकी कट चुकी थी सर, बहुत खून बह रहा था सर, बहुत ज़्यादा। और थोड़ा बहुत भी नहीं, सारी नसें यूँ लटक रही थी इसकी। और हॉस्पिटल में मेरा तो देख के भी कहते हैं जो माँ का दिल होता है वो तो हो ही जाता है। मैं तो बाहर आके बेहोश हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।